हेलो स्टूडेंट। आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक गणित का अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने वाले हैं। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो पहली चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं। सेकंड नंबर का जो पॉइंट रहेगा हमारा वो है कि समीकरणों को सरल रूप में कैसे बदला जाता है। तीसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा समीकरणों को हल कैसे किया जाता है। और चौथा हमारा पॉइंट, हमें पता है कि जब समीकरण हल कर लिया जाता है तो उस उत्तर की जांच करना ज़रूरी है ताकि हमें पता लगे कि हमने जो किया है वो सही किया है या नहीं किया है। तो हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हलों की जांच करना। तो चलो बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण, यहाँ इसमें हम सबसे पहले समीकरण शब्द पर गौर करते हैं कि आखिर ये समीकरण होता क्या है। तो यहाँ हम सबसे पहले यही समझेंगे। तो यहाँ पे मैं एक व्यंजक लिखता हूँ 3x - 15, और इसी से थोड़ा मिलता जुलता मैं एक अन्य व्यंजक भी लिख रहा हूँ 3x - 15, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव करके मैं इसको लिखता हूँ 3x - 15 बराबर 6। और अब दोनों तरफ हम देखने की कोशिश करते हैं कि दोनों तरफ हमें क्या अंतर दिखाई देता है। तो बच्चों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि इधर जैसे 6 है जबकि इधर कोई 6 नहीं है। साथ में ही तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे जैसे एक बराबर का निशान है जबकि इधर कोई बराबर का निशान नहीं है। तो इसीलिए ये वाला जो है वो व्यंजक कहलाएगा बीजीय व्यंजक। लेकिन इस बीजीय व्यंजक में ये जो बराबर का निशान लगा हुआ है जिसको अपन कहते हैं समता का चिन्ह, क्या कहते हैं, समता का चिन्ह। इधर जो ये समता का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए ये बीजीय व्यंजक कहलाता है समीकरण। क्या कहलाएगा, समीकरण। तो समझ में आ गया होगा बच्चों, अगर किसी बीजीय व्यंजक के साथ में समता का निशान या बराबर का निशान आ जाए और बराबर के निशान के इस तरफ कोई चर या अचर राशि आ जाए तो वह बीजीय व्यंजक समीकरण कहलाता है। साथ में ही अगर बीजीय व्यंजक में अपन गौर करें बच्चों, तो ये वाला जो पद है ये वाला पद कहलाता है चर पद। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक चर राशि दी हुई होती है। ये देखो, जैसे यहाँ पे चर राशि कौन सी है, x है। और चर राशि क्या होती है, चर राशि का मतलब ऐसी राशि जिसका मान स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, यानी फिक्स नहीं रहता। अलग अलग बीजीय व्यंजक में उस चर राशि का मान अलग अलग होता है। और चर राशि कैसे प्रदर्शित की जाती है, चर राशि को A B C X Y Z जैसे कोई भी ABCD वाले अल्फ़ाबेट से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ पे X है और यह अकेले सिंगल भी आ सकती है तो किसी संख्या के साथ में भी आ सकती है। जैसे यहाँ पे जो चर राशि है वो संख्या 3 के साथ में आई है। तो ये वाला जो पद कहलाता है, ये वाला पद कहलाता है चर पद। जबकि ये जो दूसरा पद है जिसमें केवल संख्या होती है, ये वाला पद कौन सा पद कहलाता है, ये कहलाता है बच्चों अचर पद। इसमें केवल संख्याएं रहती हैं और जिनका मान क्या रहता है, फिक्स रहता है, कहीं कोई चेंज नहीं होता। वैसे ही अगर इस समीकरण के अंदर भी देखें तो ये जो 3x है ये कौन सा पद कहलाता है, चर पद। और ये वाला क्या कहलाएगा, अचर पद।
तो बच्चों समझ गए होगे समीकरण किसको कहते हैं। समीकरण कहते हैं ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बराबर का निशान लगाओ और बराबर के निशान के इधर कोई चर राशि या चर राशि दी हुई हो तो वह समीकरण कहलाता है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। अपने को समीकरण के बारे में पता लग चुका है। इसी के साथ में मैं थोड़े समीकरण और लिख के दिखाता हूँ ताकि तुम्हें समीकरण का अच्छे से ज्ञान हो जाए। जैसे बच्चों दो एक्स माइनस 3 बराबर 1। समीकरण 2 4x माइनस 3 बराबर 2x। समीकरण 3 6x प्लस 3 बराबर 4x माइनस 2। यहाँ पे बच्चों मैंने 3 समीकरण लिखे हैं। जैसे पहला समीकरण लिखा है 2x माइनस 3 बराबर 1। तो यहाँ पे देखो बच्चों बराबर का निशान दिया हुआ है और यहाँ पे एक अचर राशि दी हुई है। ये वाला पद चर पद कहलाता है, ये वाला अचर पद कहलाएगा और ये वाला भी अचर पद कहलाएगा। इधर देखे तो बच्चों देखो ये वाला चर पद, ये वाला अचर पद और बराबर के इस तरफ कौन सा पद है, चर पद। तो जैसे मैंने बताया था समीकरण में बराबर के चिन्ह के बाद में चर पद या अचर पद ये दोनों हो सकते हैं। जैसे देखो तीसरे वाला समीकरण देखते हैं, अगर ये चर पद आ गया, ये अचर पद आ गया और बराबर के इस तरफ भी देखो ये चर पद है और ये कौन सा पद है, अचर पद। यानी समीकरण में बराबर के दूसरी तरफ चर या अचर पद या फिर दोनों हो सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यही है कि समीकरण के अंदर बराबर का निशान होता है, ठीक है। अगर बराबर का निशान नहीं रहेगा तो वो समीकरण ना होके क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। तो आप समझ गए बच्चों। एक चर अब आगे देखते हैं। अब बच्चों हमने समीकरण के बारे में पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे कि एक चर जो है इसका क्या मतलब रहता है, यानी एक चर के अगर जो समीकरण होते हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जैसे मैं यहाँ पे एक समीकरण लिखता हूँ 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 और एक दूसरी तरफ एक समीकरण लिखता हूँ मैं 4xz माइनस 3 बराबर 5। तो यहाँ बच्चों मैंने 2 समीकरण लिखे हैं और अगर दोनों समीकरणों को अपन ध्यान से देखें तो अपने को क्या अंतर दिखाई पड़ रहा है। देखो समीकरण तो ये दोनों ही है, ये भी समीकरण है और ये भी एक समीकरण है। ये थोड़ा बच्चों x है, 1 मिनट। चार एक्स जेड। देखो बच्चों अगर इन दोनों समीकरणों को अपन ध्यान से देखें तो अपने को पता लगेगा ये जो चर पद है इस वाले समीकरण का, इसमें जो चर राशि है वो चर राशि कौन सी है, तो यहाँ पे चर राशि है x, है कि नहीं। और अगर अपन इस वाले समीकरण के अंदर गौर करें तो यहाँ पे जो चर राशि है वो चर राशि क्या है। यहाँ पे देखो बच्चों 2 चर राशि है, यहाँ पे एक चर राशि तो x है और दूसरी चर राशि क्या है, y। जबकि इधर जो चर राशि थी वो एक ही थी, वो क्या थी, x। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो समीकरण है ये वाला समीकरण एक चर वाला समीकरण है या फिर एक चर राशि समझ लो।
जबकि इधर ये जो समीकरण दिया हुआ है इसमें कितनी राशियां हैं बच्चों, 2 राशियां हैं। तो ये वाला जो समीकरण है, ये वाला समीकरण कहलाएगा द्विचर समीकरण। समझ में आया बच्चों? वापस से बताता हूँ। जैसे यहाँ पे अपन ने 2 समीकरण लिखे थे, 4x - 3 = 5, और एक समीकरण अपन ने लिखा था 4xz - 3 = 5। अगर इस वाले समीकरण की बात करें तो इसके चरपद को ध्यान से देखते हैं, और इसका जो चरपद है उसमें अपन देखें तो जो चर राशि है वो क्या दी हुई है, x, यानी केवल एक चर राशि दी हुई है। जबकि इस वाले समीकरण में जो चर राशियाँ हैं वो 2 चर राशियाँ हैं, एक चर राशि x है और दूसरी चर राशि क्या है, y। यानी ये वाला जो समीकरण है वो एक चर राशि वाला समीकरण कहलाएगा, जबकि ये वाला जो समीकरण है ये द्विचर राशि वाला समीकरण कहलाएगा। और इसमें 2 या 3 जितनी भी राशियां हैं उस हिसाब से उनका नाम रहेगा। जैसे अगर किसी समीकरण में 3 चर राशियां आ जाए तो उसका नाम हो जाएगा त्रिचर राशि समीकरण, ठीक है। या फिर उसको कह सकते हैं अपन क्या, बहुचर, वो अपना कहलाएगा बहुचर समीकरण। लेकिन अपना जो अध्याय है, अपना जो पाठ है, इसमें केवल अपन एक चर राशि वाले समीकरणों के बारे में ही अध्ययन करेंगे। एक चर राशि वाले समीकरण ही यहाँ पे अपन पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आया सबके? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी तक अपन ने समीकरण के बारे में समझ लिया कि समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण का मतलब ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बराबर का निशान आए और बराबर के निशान के दूसरी तरफ कोई चर या अचर राशि शामिल रहे या लिखी हो तो वह बीजीय व्यंजक समीकरण कहलाता है। उसके बाद में अपन ने एक चर राशि वाले समीकरण भी पढ़ लिए। एक चर का मतलब अगर किसी समीकरण में एक ही चर राशि हो, जैसे या तो x हो या फिर y हो या फिर z ही हो, मतलब केवल एक ही चर राशि हो, तो वह समीकरण एक चर रैखिक समीकरण एक चर समीकरण कहलाएगा। अब अपन पढ़ रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। यानी अपना जो ध्यान देने योग्य जो बात है वो है कि ये जो रैखिक समीकरण होते हैं ये क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ फिर से अपन कोई एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें अपन 2 समीकरण लिखते हैं। जैसे मैंने एक समीकरण यहाँ पे लिखा 5x - 4 = 16, और दूसरी तरफ मैंने एक समीकरण यहाँ पे लिखा है 3x² - 5 = 17। दोनों समीकरणों को ध्यान से देखते हैं बच्चों। तो अब अगर अपन इनको देखें तो क्या दोनों एक चर वाले समीकरण है? देखो एक बार, क्या ये दोनों समीकरण एक चर वाले समीकरण है? हाँ, ये दोनों समीकरण एक चर वाले, क्योंकि इसमें भी केवल x है और इसमें भी केवल x है। लेकिन फिलहाल अपने को रैखिक के बारे में देखना है कि ये समीकरण रैखिक है या नहीं है। तो अगर अपने को ये देखना है कि कोई समीकरण रैखिक है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसकी चर राशि को देखते हैं। और यहाँ पे जो चर राशि है वो क्या है, x। और यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये जो चर राशि है इसकी घात कितनी है, इसकी पावर कितनी है। तो यहाँ पर अपन ध्यान से देखें अगर, तो x की घात यहाँ पे कितनी है, 1 है कि नहीं। और यहाँ पे अगर अपन x की घात देखें तो बच्चों कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। तो यहाँ पे अगर किसी चर की घात 1 हो, ऐसा समीकरण जिसमें किसी चर राशि की घात कितनी हो, 1 हो, वो समीकरण कौन सा समीकरण कहलाता है, रैखिक समीकरण। कौन सा समीकरण कहलाएगा, रैखिक समीकरण। चर राशि की घात 1 हो, वो समीकरण कौन सा समीकरण कहलाएगा, वो समीकरण अपना रैखिक समीकरण कहलाएगा।
जैसे यहाँ पे चर राशि की जो घात है वो 1 दे रखी है। अब इस समीकरण की अगर बात करें तो यहाँ पे जो चर राशि x है इसकी घात कितनी दी हुई है बच्चों, 2 दी हुई है। तो अगर किसी चर राशि की घात 1 से ज़्यादा है तो वो समीकरण रेखिक समीकरण नहीं होगा। तो ये वाला समीकरण कौन सा होगा, ये वाला समीकरण होगा द्विघात। द्वि का मतलब जिसकी 2 घात हो, तो ये वाला समीकरण कहलाएगा द्विघात समीकरण। वैसे ही अगर किसी समीकरण में x की घात 3 हो या फिर किसी भी चर राशि की घात 3 हो तो ये समीकरण कौन सा समीकरण कहलाएगा, ये समीकरण कहलाएगा अपना त्रिघात समीकरण। कौन सा समीकरण कहलाएगा, त्रिघात समीकरण। तो अपने को रेखिक समीकरण के बारे में जानना था, तो इतना समझ लो बच्चों, अगर किसी समीकरण में चर राशि की घात 1 दी हुई हो तो वह समीकरण कौन सा समीकरण कहलाता है, अपना रेखिक समीकरण कहलाता है। कौन सा समीकरण कहलाएगा, रेखिक समीकरण। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अभी जो अपन ने एक चर वाली रेखिक समीकरण समझी है, एक चर वाली अपन ने क्या समझी है, रेखिक समीकरण। अगर इसकी अपन परिभाषा देखें तो इसको परिभाषा के रूप में भी अपन आराम से समझ सकते हैं। जैसे कि इसकी परिभाषा दी हुई है, ऐसे समीकरण जिसमें व्यंजन में एक ही चर हो तथा चर की घात अधिकतम घात 1 हो। यानी ऐसा समीकरण जिसमें व्यंजन में केवल एक ही चर हो। अगर एक ही चर होगा तभी तो जाके वो एक चर वाली समीकरण कहलाएगी। और दूसरी चीज़ क्या बता रखी है, चर की अधिकतम घात 1 हो, मतलब जो चर है उसकी घात 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 1 से ज़्यादा हुई तो वो समीकरण रेखिक समीकरण नहीं होगा। इसलिए ऐसे समीकरण जिसमें व्यंजन में एक ही चर हो तथा चर की अधिकतम घात 1 हो वो एक चर वाला रेखिक समीकरण कहलाता है या कहलाता है। जैसे देखो यहाँ पे बच्चों मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल देखें अगर, तो 3x + 2 = 7। अगर इस पे गौर करें तो बच्चों देखो, एक ही चर राशि है, केवल x ही है, और दूसरा देखो x की घात कितनी है, 1 ही है, इसलिए ये वाला भी एक चर वाला रेखिक समीकरण होगा। इधर गौर करें बच्चों तो देखो 5y - 3 = 12, तो यहाँ पर भी केवल एक ही चर राशि है y, ठीक है, और y की घात भी कितनी है, 1 ही है, तो ये वाला भी कौन सा समीकरण कहलाएगा, रेखिक समीकरण कहलाएगा। अगर तीसरा उदाहरण देखें बच्चों तो इसमें देखो 6x - 3 = 4x - 3। तो बच्चों अगर देखें तो यहाँ पे भी चर राशि एक ही है। कौन सी चर राशि दी हुई है बताओ, यहाँ पे चर राशि है x, और अगर x की पावर देखें तो बच्चों देखो 1 की घात है। जब ये 4x इधर जाएगा तो इसके साथ लिखा जाएगा, तो यहाँ पे भी x की घात कितनी है, 1 ही है, ठीक है। तो ये वाला भी कैसा समीकरण है, एक घात वाला एक चर वाला रेखिक समीकरण होगा। वैसे ही देखो अगला देखो 5p - 4 = 11। यहाँ पर भी एक ही चर राशि है, कौन सी, p, और p की घात भी कितनी है, 1 ही है, इसलिए ये भी एक चर वाले रेखिक समीकरण होगी। तो बच्चों अब अच्छे से समझ गए होंगे कि एक चर वाले रेखिक समीकरण किसे कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। समीकरण किसको कहेंगे, समीकरण एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसके साथ में बराबर या समता का चिन्ह लगा रहता है, और बराबर के इधर कोई चर या चर राशि या दोनों राशियां लिखी रहती है। फिर अपन ने पढ़ा था बच्चों एक चर वाला समीकरण।
एक चर का मतलब जिसमें केवल एक ही चर राशि हो, या तो फिर एक्स हो या फिर वाई हो या फिर जेड हो या फिर कोई हो, लेकिन केवल एक ही चर राशि हो, वो समीकरण एक चर राशि वाला समीकरण होगा। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था रेखिक के बारे में कि रेखिक समीकरण क्या होता है। तो रेखिक के बारे में अपन ने क्या पढ़ा कि जो भी चर राशि समीकरण में होती है, अगर उसकी घात एक है तो वो समीकरण कौन सा समीकरण कहलाएगा? रेखिक समीकरण कहलाएगा। जैसे इन चारों उदाहरणों में बच्चों अपन ने रेखिक समीकरण समझ लिया है, ये इसकी परिभाषा है। ऐसे समीकरण जिसमें व्यंजन में केवल एक ही चर हो तथा चर की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए? एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये एक चर वाले रेखिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, इसकी पीडीएफ बच्चों मैं वैसे डाल दूंगा, आराम से बाद में उतार सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अपन ने एक चर वाले जो रेखिक समीकरण है उसके बारे में समझ लिया। अब जो अपना अगला टॉपिक है वो अपना अगला टॉपिक है समीकरण को सरल रूप में बदलना। समीकरण को सरल रूप में बदलना। अब हम आगे बच्चों समीकरण को सरल रूप में बदलना सीखेंगे ताकि हम उसका हल निकाल सकें। यहाँ मैं एक समीकरण लिखता हूँ, जैसे 5x + 3 = 18। ये एक समीकरण है जिसमें बराबर का निशान लगा हुआ है, इधर 18 है और इधर 5x + 3 है। तो देखो समीकरण का मतलब क्या होता है, थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों देखने पे तुम्हें लग रहा होगा जैसे ये वाला और ये वाला है, इसके बीच में क्या निशान लगा हुआ है? बराबर का। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो ये वाला पक्ष है 5x + 3 वाला और ये जो 18 है, ये दोनों क्या है? बराबर है, तभी तो इनके बीच में बराबर का निशान लगा हुआ है। इसको देखो एक तराजू की तरह भी अपन समझ सकते हैं। तराजू जानते हो? तुला। जैसे समझो ये जैसे एक तराजू है और जैसे अपने को 1 किलो चीनी लेनी होती है तो दुकानदार क्या करता है, इधर तो 1 किलो का बाट रखेगा और यहाँ पे 1 किलो बाट के जितनी क्या तोलेगा? 1 किलो चीनी तोलेगा। यानी 1 किलो चीनी जब वो तोलेगा तो दोनों पलड़े कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे, रहेंगे कि नहीं? यानी 1 किलो चीनी और 1 किलो बाट दोनों कैसे रहेंगे? बराबर रहेंगे। वैसे ही अपना जो समीकरण है समझ लो, इस वाले पलड़े में क्या है? 5x + 3 है और इस वाले पलड़े में क्या है? जैसे इसमें है 18 और ये दोनों पलड़े कैसे हैं? बराबर। यानी इसका मान और इसका मान क्या है? एक ही है। यानी यहाँ पे तो अपने को 18 दिखाई दे रहा है, लेकिन जो 5x + 3 है इसका मान भी क्या होगा? 18 ही होगा। कैसे? यहाँ पे देखो x है और x क्या है? चर राशि है ना। अपने को यहाँ पे x की जगह अपने को ऐसा मान रखना पड़ेगा ताकि ये 5x + 3 का क्या बन जाए? 18 बन जाए। यानी देखो x की जगह अपने को एक ऐसी संख्या सोचनी है जिसके बाद में ये पूरा क्या बन जाए? 18 बन जाए। जैसे x की जगह अगर अपन सोच के देखें 3, x को कितना सोच के देखें? 3। अगर देखो x को 3 सोचते हैं तो 5x कितना हुआ? 5 × 3 हुआ कि नहीं हुआ? बताओ।
x और 5 के बीच में गुणा का ही तो संबंध है। अगर अपन x को 3 मानते हैं तो 5 गुणा 3 कितना हो जाएगा 15, और आगे क्या है 3 और जुड़ रहा है, तो ये देखो 15 + 3 बताओ कितना हो रहा है 18 हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे कितना रखने पर x का मान कितना रखने पर ये पूरा मान 18 आया, तो अपने को पता लगा कि अपन यहाँ पे क्या रख रहे हैं x को कितना मान रहे हैं 3 मान रहे हैं, x का मान कितना रख रहे हैं 3। और ये ही समीकरण का क्या कहलाता है हल कहलाता है, जिसको अपन आगे पढ़ने वाले हैं। थोड़ा और जान लेते हैं। देखो यहाँ पे दो पक्ष बन जाते हैं, कोई भी समीकरण रहता है यहाँ पे दो पक्ष बन जाते हैं। ये अपना बाईं दिशा में है इसलिए इसको बोलते हैं बायां पक्ष। कौन सा पक्ष बोलेंगे इसको बायां पक्ष। और ये वाला पक्ष दाईं साइड है इसलिए इसको कौन सा पक्ष कहेंगे अपन दायां पक्ष। कौन सा पक्ष कहेंगे दायां पक्ष। और बायां पक्ष को अंग्रेजी में अगर अपन लिखें तो इसको क्या लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, यानी अपन इसको लिखते हैं LHS। और जो दायां पक्ष है अपन इसको क्या लिखते हैं RHS राइट हैंड साइड, यानी दाहिने हाथ की तरफ। तो देखो कोई भी समीकरण रहेगा ना बच्चों उसके अंदर दो पक्ष रहेंगे। ये वाला जो पक्ष रहेगा ये कहलाएगा बायां पक्ष, और ये वाला जो पक्ष रहेगा अपना ये वाला पक्ष रहेगा दायां पक्ष। और दोनों के दोनों पक्ष कैसे होते हैं बराबर होते हैं। अब देखो आगे कोई भी समीकरण को अगर सरल करना है तो अपने को दायां पक्ष और बायां पक्ष का पता होना चाहिए, क्योंकि अभी अपन कैसे सरल करेंगे देखो जैसे 5x + 3 और इधर बराबर 18 है, तो अपन क्या लिखेंगे एक मिनट इसको नेक्स्ट पेज में करते हैं बच्चों, एक मिनट। हाँ जैसे देखो अपना सवाल क्या था 5x + 3 बराबर 18। हाँ तो बच्चों मैं कह रहा था ये वाला तो अपना बायां पक्ष हो जाता है और ये वाला पक्ष अपना रहेगा दायां पक्ष। और अपने को समीकरण को सरल रूप में बदलना है। तो समीकरण को सरल रूप में बदलने का मतलब क्या है चर राशि एक तरफ और दूसरी तरफ क्या हो जाए अचर राशि। यानी अपन क्या करेंगे जितनी भी चर राशियाँ हैं उनको एक तरफ करेंगे और अचर राशियों को क्या करेंगे एक तरफ, यानी संख्या एक तरफ हो जाएगा। और चर राशि जो भी अपना जैसे x है y है उन राशियों को अपन बराबर के एक तरफ करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें चर राशियों को एक तरफ या चर राशियों को एक तरफ करने के लिए एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि अगर समझ लो इस पक्ष की तरफ कोई चर या चर राशि का निशान क्या है प्लस, तो बराबर के अगर ये राशि उधर जाएगी तो इसका निशान कैसा हो जाएगा माइनस। समझ लो जैसे इधर -3 है उसको अगर बराबर के अपन उधर भेज रहे हैं तो उधर वो -3 कैसा हो जाएगा +3। और अगर प्लस का है जैसे इधर +3 है तो इधर जाके हो जाएगा -3। जैसे इधर कोई चीज़ है +3 तो वो इधर आ गई तो कैसे हो जाएगी -3 हो जाएगी। वैसे अगर इधर कोई चर राशि या चर राशि माइनस में है तो बराबर के इधर वो कैसे हो जाएगी प्लस की, ठीक है। वैसे ही अगर कोई चर राशि या चर राशि यहाँ पे कैसी है गुणा में, तो अगर बराबर के उधर भेजेंगे तो वो बराबर के उधर कैसे जाएगी बट्टे में जाएगी, यानी भाग के रूप में जाएगी। और अगर यहाँ पे कोई चर या चर राशि भाग के रूप में है तो बराबर के उस तरफ वो किस में जाएगी गुणा के रूप में। देखो एक बार वापस से ध्यान से देख लो, मैंने कहा कि अगर कोई
चर या अचर राशि, चाहे तो वो चर राशि हो या चाहे वो अचर राशि हो, अगर बराबर के इस तरफ वो प्लस में है तो बराबर के अगर उधर भेजना है तो वो किस निशान में जाएगी, माइनस में, यानी उसका निशान चेंज हो जाएगा। अगर वो चर राशि इस तरफ माइनस में है तो दूसरी तरफ वह किस में जाएगी, प्लस के अंदर। वैसे ही अगर कोई चर राशि इधर गुणा के रूप में है तो दूसरी तरफ कैसे जाएगी, वो भाग के रूप में। और अगर कोई चर राशि इधर भाग के रूप में है तो इधर किसके रूप में जाएगी, वो गुणा के रूप में जाएगी। वैसे ही देखो बच्चों, अब इसको सरल करने की कोशिश करते हैं अपन। तो अगर अपने को चर राशि एक तरफ करनी है तो यहाँ पे चर राशि पहले से ही एक तरफ है और इस इधर की तरफ कोई चर राशि है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, केवल इस अचर राशि को अपन उधर भेज देंगे, यानी चर राशि एक तरफ हो जाएगी और ये वाला 3 अपन किधर भेज देंगे, इस तरफ, यानी संख्या संख्या एक तरफ हो जाएगी। जैसे देखो 5x को अपन ऐसे कैसे रखेंगे और फिर बराबर का निशान लगा दिया, क्योंकि ये जो प्लस का 3 है अपन उधर भेज चुके हैं। बराबर के इधर क्या है, पहले से 18 है और ये प्लस का 3 इधर आया तो कैसा 3 हुआ, ये माइनस का 3 हुआ, क्योंकि प्लस का उधर जाके कैसा हो जाएगा, माइनस का। आगे देखो 5x बराबर 18 में से अगर 3 कम कर देते हैं तो कितने आ जाते हैं बच्चों, 15। फिर देखो मैंने क्या कहा था, अगर कोई चर या चर राशि इधर गुणा के रूप में है तो उधर जगह से जाएगी बट्टे में। अगर अब यहाँ पे देखो 5x है और अपने को चर राशि यानी केवल x का मान निकालना है तो ये 5 भी अपने को उधर भेजना पड़ेगा। और ये 5 कैसे है, गुणा में है, तो अगर गुणा का उधर कोई जाता है बराबर के उस तरफ तो वो कैसे जाता है, भाग के रूप में। तो यहाँ पे अगर अपन x का मान निकाल रहे हैं तो ये 5 15 के क्या जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, इस तरीके से। और अगर 15 में 5 का अपन भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 3। तो इस प्रकार से अपना x का मान कितना आया बच्चों, 3। और ये समीकरण का क्या कहलाता है बच्चों, हल कहलाता है। तो बच्चों समझ में आया, एक बार वापस से देख लो। अपना समीकरण था 5x + 3 = 18। इस समीकरण को पहले सरल रूप में लिखना है। सरल रूप में लिखने का क्या मतलब हुआ कि चर राशियां एक तरफ कर दो और अचर राशियां एक तरफ कर दो, या दूसरा मतलब एक्स या वाई, एक्स वाले जो पद हैं वो अपन एक तरफ कर लेंगे और संख्या को कर लेंगे एक तरफ। जैसे यहाँ पे देखो एक्स वाला केवल एक ही था तो यहाँ पे 5x रख लिया, और ये संख्या वाला जो है +3 ये अपन भेज रहे हैं दूसरी तरफ। और जैसे इधर ये प्लस का 3 है उधर जाके कैसा 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3। तो देखो 18 - 3 लिख दिया। 5x ऐसे कैसे आ गया बराबर, 18 में से 3 कम किए तो 15 है। अगर अपने को x का मान निकालना है तो ये 5 को भी भेजना पड़ेगा, और 5 यहाँ पे देखो जुड़ा हुआ नहीं है, जुड़ा हुआ रहता तो वहाँ माइनस में जाता है। यहाँ पे 5 देखो इसके साथ कैसे है, गुणा के रूप में, इसलिए जो 5 है ये इसके कहाँ जाएगा, बट्टे में। तो यहाँ पे 15/5 लिख दिया। 15 में 5 का भाग लगा तो बच्चों कितना आया, 3। तो अपना x का मान कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। ठीक है बच्चों, देखो आगे। ये सवाल ही था बच्चों। ठीक है बच्चों, तो x का मान अपना कितना आ गया, 3 आ गया। अगला है जांच करना। अपन ने जो x का मान निकाला है उसकी अपन करेंगे जांच। जैसे अपन ने 5x + 3 = 18 का जो उत्तर था वो अपना क्या निकल के आया बच्चों, x = 3। अब अपन जांच करेंगे कि अपन ने जो उत्तर निकाला ये उत्तर सही है या नहीं है। तो जांच कैसे करते हैं बच्चों, जांच कैसे करेंगे, देखो ये वाला अपना कौन सा पक्ष होता है, बायां पक्ष। तो बाएं पक्ष में देखो x वाली राशि है
5x+3। तो अपन क्या करेंगे, बायां पक्ष लेंगे और अपन ये चेक करेंगे कि बाएं पक्ष में अगर अपन x का मान 3 रखते हैं तो अपना उत्तर क्या आना चाहिए, 18। जो दायां पक्ष है और जो बायां पक्ष है ये बराबर होना चाहिए, तभी तो अपना मतलब जांच होगा कि अपना उत्तर सही है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो बायां पक्ष है इसमें x का मान रख के देखेंगे कि अपन ने जो उत्तर निकाला है वो सही है कि नहीं। तो देखो बायां पक्ष अपना क्या था, 5x+3, और इसमें अपन क्या रखेंगे, x का मान कितना रखेंगे, 3 रखने पर x का मान यहाँ पे 3 रखेंगे। देखो बच्चों, तो x का मान 3 रखेंगे तो देखो 5 गुणा 3 हुआ ये, और आगे क्या है, प्लस का 3। तो 5 और 3 को अगर गुणा करते हैं तो कितना हो जाता है, 15, और अगर इसमें 3 जोड़ते हैं तो ये अपना कितना हो जाता है, 18। तो देखो बच्चों, x का मान अगर 3 रखा अपन ने तो बायां पक्ष कितना आया, 18, और दायां पक्ष तो पहले से ही 18 है। तो यही तो चेक करना था। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो बायां पक्ष है वो किसके बराबर आ रहा है, दायां पक्ष के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो ये पहले से 18 था और अपन ने 5x+3 में x का मान रखा 3, और x का मान 3 रखने पर अपना बायां पक्ष भी कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। यानी ये वाला भी 18 और ये वाला भी अपना क्या आया, 18। तो इसी को उत्तर की जांच करना कहते हैं, इसलिए अपना उत्तर एकदम सही है। अगर उत्तर गलत होता तो बायां पक्ष 18 नहीं आता। ठीक है बच्चों, तो प्रत्येक सवाल में अपन ऐसे जांच कर सकते हैं उत्तर की कि अपन ने जो निकाला वो अपना उत्तर सही है या नहीं है। चलो इसके बाद में एक और सवाल देखते हैं अपन। जैसे देखो बच्चों, अगला सवाल है 2x-3 बराबर x+2। इस सवाल को भी अपन पिछले सवाल की तरह ही करेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस सवाल में x है तो x को एक तरफ करेंगे और जो संख्या वाले पद हैं उनको एक तरफ करेंगे। देखो जैसे यहाँ पे है 2x, तो बच्चों ये वाला जो x है ये अपन इधर लेके आ जाएंगे क्योंकि x एक तरफ कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली, इधर ये जो x है बच्चों, ये x कैसा है, प्लस का, तो इधर आके ये x कैसा हो जाएगा, माइनस का। कैसा हो जाएगा, माइनस का। यानी 2x माइनस x, फिर बराबर का निशान। और बच्चों ये जो -3 है अपन इसको किधर लेके जाएंगे, उस तरफ। किधर लेके जाएंगे, इस तरफ। ठीक है, x को इधर लेके आ गए और ये जो 3 है माइनस वाला इसको अपन लेके जाएंगे इस तरफ। देखो यहाँ पे तो पहले से तो 2 है तो पहले 2 लिख लेंगे, और ये माइनस का 3 इधर आएगा तो देखो बराबर के इधर आते ये कैसा 3 हो जाएगा, प्लस का 3। और देखो बच्चों अपन ने क्या किया, -3 को इस पक्ष से उस पक्ष में लेके गए, और ये जो x है इसको इस दाएं पक्ष से लेके गए बाएं पक्ष में। यानी अपन ने इनको पक्षों को चेंज किया है, इसलिए इस विधि का नाम भी क्या होता है, पक्षांतरण। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे भी पक्षांतरण करने पर। तो जैसे भी समीकरण आएगा सबसे पहला अपना जो काम रहेगा वो काम ये रहेगा, समीकरण को सरल रूप में लिखना। और सरल रूप में लिखने का मतलब है अगर कोई कोष्टक वगैरह दे रखा है समीकरण में तो उसको सरल करेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे अपन, चर पद है जो भी है, x है, y है, z है, जैसा भी पद है उनको तो अपन करेंगे एक तरफ, और जो संख्या वाले पद हैं उनको अपन करेंगे दूसरी तरफ। यानी देखो यहाँ पे 2x था, ऐसे कैसे ले लिया, और ये वाला जो x है बराबर के इधर, इसको इधर लेके आ गए तो देखो ये माइनस का x हो गया, बराबर बराबर 2 पहले से ही था, इस -3 को भी अपन उधर लेके जा रहे हैं तो इधर -3 उधर जाके कैसा हो गया, प्लस का 3। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छों से। अब देखो यहाँ पे 2x है और उसमें से अगर एक x घटा देंगे, x घटा देंगे 2x में से,
तो बच्चों क्या बचेगा, x बचेगा, जिसको अपन एक x भी कह सकते हैं या x कह सकते हैं। 2x में से x घटाया तो x बचा, बराबर 2 और 3 बच्चों कितना हो गया, 5। तो देखो अपने को कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अपने को x का मान चाहिए था और यहाँ पे x का मान सीधा सीधा कितना निकल के आ गया बच्चों, x बराबर 5। तो अपने को बच्चों जब भी सवाल करना है इसी तरीके से सवाल अपन करेंगे, ठीक है। इसमें अपन क्या करेंगे, चर पदों को एक तरफ करेंगे और संख्या वाले पदों को करेंगे एक तरफ। जैसे 2x माइनस एक्स बराबर 2 प्लस 3 हो गया था, 2x में से x कम किए तो x बचा और इधर 2 और 3 को जोड़ा तो 5 आ गया, यानी अपना ये समीकरण का हल आ चुका है। अब अगला काम जो अपना था क्या था, देखो अगला जो काम था अपना वो काम था जांच करना। यहाँ पे देखो हम जांच करेंगे उत्तर की कि जो अपन ने उत्तर निकाला वो सही निकाला है कि नहीं निकाला है। तो जांच कैसे करते हैं, जैसे देखो बच्चों यहाँ पे दो पक्ष है, 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2, और ये दोनों पक्ष कैसे हैं, बराबर है, क्योंकि बराबर का निशान लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में अलग अलग x का मान रख के देखेंगे और देखेंगे कि दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। तो अपन देखो पहले लेंगे बायां पक्ष, ठीक है, और बायां पक्ष अपना क्या है 2x माइनस 3, और रख क्या रहे हैं x बराबर 5 रखेंगे। तो x बराबर 5 रखेंगे तो 2 गुणा देखो 5 हो गया, हुआ कि नहीं, और माइनस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखो अब आगे 2 को 5 से गुणा करते तो कितना हो जाता है 10, और माइनस का क्या है 3, तो 10 में से 3 घटाए तो क्या आया 7, आया कि नहीं बच्चों। इधर भी देखते हैं दायां पक्ष, और दायां पक्ष अपना क्या है बच्चों x प्लस 2 है। यहाँ पे भी वही करेंगे, x बराबर कितना रखेंगे 5, क्योंकि अपना उत्तर 5 ही तो आया था। तो x का मान अगर अपन 5 रखते हैं तो कितना हो गया 5 प्लस 2, और ये कितना आया 7। तो देखो बच्चों बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों कितने आ रहे हैं, 7 7 ही आ रहे हैं। इसका मतलब अपना जो उत्तर आया x बराबर 5 वो क्या है, बिल्कुल सही है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं लास्ट में कि जो बायां पक्ष है वो किसके बराबर है बच्चों, दायां पक्ष के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये भी 7 आया और ये भी अपना क्या आया 7 आया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम उत्तर की जांच कर सकते हैं आराम से, ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक और सवाल है अपनी प्रश्नावली 2.1 का। देखो ये थोड़ा कठिन सवाल है लेकिन इसी तरीके से ये भी आराम से हो जाएगा। जैसे इधर देखो 8x प्लस 4 है और दूसरी तरफ अपने क्या है 3 कोष्टक x माइनस 1 कोष्टक प्लस 7। देखो सबसे पहला काम अपना समीकरण को सरल करना होता है बच्चों। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 8x प्लस 4 है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों अगर बराबर के इधर ध्यान दें तो यहाँ पे 3 कोष्टक x माइनस 1 है, ठीक है। यानी सबसे पहले अपने को क्या सरल करना पड़ेगा, यहाँ पे इस कोष्टक को सरल करना पड़ेगा। और कोष्टक कैसे सरल होगा, देखो कोष्टक के इधर क्या है 3 है ना, कोष्टक के इधर क्या दे रखा है 3 दे रखा है। यानी ये जो 3 है इस कोष्टक के बाहर गुणा के रूप में समझ लो इसको, ये किस के रूप में, गुणा के रूप में। यानी ये जो 3 है ये इस x से भी गुणा होगा और ये जो 3 है इस -1 से भी क्या होगा, गुणा होगा। यानी कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या रहेंगी उन सब से ये 3 क्या होगा, यहाँ पे गुणा होगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ पे 8x प्लस 4 ऐसे कैसे आ जाएगा, बराबर
देखो 3 को सबसे पहले x से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर इस 3 को इस -1 से गुणा करना है बच्चों, तो 3 को -1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3। क्यों, क्योंकि देखो 3 प्लस का है और ये किसका है, माइनस का, और जब प्लस माइनस का गुणा करते हैं तो माइनस का है तो निशान आएगा। तो यहाँ पे अपना क्या आएगा, 3x - 3, और लास्ट में पहले से क्या दे रखा है, 7 दिया हुआ है। तो ये अपन ने पहले क्या कर लिया, समीकरण को सरल रूप में लिख लिया। अब अपना अगला काम क्या रहता है, चर पदों को एक तरफ, यानी x वाले पदों को अपन एक तरफ करेंगे, और बिना x वाले पदों को यानी संख्या को अपन क्या करेंगे, दूसरी तरफ करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, 8x को तो ऐसे कैसे रखते हैं यहीं पे, और ये जो 3x है इसको अपन किधर लेके आ जाएंगे, इस तरफ। अब देखो ये प्लस का है 3x यहाँ पे, तो बराबर के इस तरफ आएगा तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 3x। ठीक है। उसके बाद में इस 4 को अपने को कहाँ लेके जाना है, दूसरी तरफ लेके जाना है। ठीक है। तो यहाँ पे अपन सीधा क्या लगा लेंगे, बराबर का निशान। देखो ये 3x इधर आ ही चुका, उसके बाद में क्या बचा इधर, -3 + 7, और देखो ये वाला 4 भी इधर लेके आ रहे हैं, तो ये 4 यहाँ प्लस का है तो इधर आके कैसा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों -4। आगे ध्यान दो, देखो 8x इधर था, ऐसे कैसे, 3x प्लस का था उधर आके हो गया माइनस का 3x, बराबर का निशान ऐसे कैसे लगा दिया, -3 पहले से ही था, प्लस का 7 इधर था ही, और ये जो प्लस का 4 है ये इधर आके कैसा 4 हो गया, -4। तो बच्चों 8x में से अगर 3x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, सीधी सी बात है 5x आ जाएगा, बराबर। इधर देखो ये -3 और -4 मिलके कैसा 7 बना देंगे, माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस की संख्या है तो आपस में जुड़ के माइनस का निशान ही तो लगता है। -3 और -4 क्या हो जाएंगे, माइनस के 7, और ये कैसा 7 है, प्लस का 7। देखो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। अब देखो प्लस का 7 और माइनस का 7 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं 0। ठीक है। 7 में से 60 घट गए, 0 आ गया। और अगर x का मान निकालना है तो जो भी संख्या गुणा में रहती है इधर कैसे आती है, बटे में तो जाती है, इस तरीके से। तो x का मान अपना कितना आ जाएगा बच्चों, 0। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा x का मान अपना। ठीक है। 0 में 5 का भाग लगा तो x का मान क्या आ जाएगा अपना, 0 आ जाएगा। ठीक है। अब चाहे तो अपन इसके उत्तर की यहाँ पे जांच भी कर सकते हैं। अपन ने जो उत्तर निकाला है उसके अपन करेंगे यहाँ पे जांच। और जांच कैसे करेंगे, बाएं पक्ष में भी x का मान रख के देखेंगे और दाएं पक्ष पे भी x का मान रख के देखेंगे। तो ये वाला जो था अपना, ये कौन सा पक्ष, अपना बाएं पक्ष। तो सबसे पहले अपन लेंगे बायां पक्ष, और बायां पक्ष अपना लेंगे तो कितना आएगा, 8x + 4, और देखो x का मान अपन क्या रखेंगे, 0। x का मान 0, तो ध्यान दो, देखो x का मान 0 रखेंगे तो 8 गुणा 0 हो जाएगा, और प्लस में क्या है, 4 है, तो 8 गुणा 0 यानी ये हो जाएगा 0 + 4, और 0 + 4 कितना होता है, 4 ही तो होता है। तो अपना बायां पक्ष कितना आया, 4 आ गया। वैसे देखो अब दायां पक्ष भी सरल करने की कोशिश करते हैं। दायां पक्ष, और दायां पक्ष अगर सरल करें तो दायां पक्ष अपना क्या है, 3 कोष्टक x - 1 + 7। यहाँ पे भी x का मान 0 ही रखना है, तो 3 कोष्टक 0 - 1 + 7। देखो आगे 0 - 1, तो ये वाला अपना कितना आ जाएगा, 0 - 1 -1 ही आ जाएगा।
देखो 0 माइनस 1 कितना आ जाएगा, -1 ही आ जाएगा। और ये अपना -1 आया तो इसको कितने से गुणा कर रहे हैं, 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, -3 होगा कि नहीं। देखो 0 माइनस 1 कितना आएगा, -1, और -1 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा। और आगे क्या है अपना, +7। तो देखो आगे -3 है और +7 है, यानी घटेंगे दोनों आपस में। 7 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 4। और निशान किसका था, हमेशा बड़ी संख्या वाला, तो बड़ी संख्या इधर क्या थी, 7 थी, तो प्लस का निशान ही आएगा। या फिर ऐसे समझ के देख लो, देखो 7 में से क्या घटा रहे हैं, 3 घटा रहे हैं, तो भी तो क्या आ रहा है, 4 ही तो आ रहा है। ठीक है, तो देखो दोनों उत्तर कैसे आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। ठीक है, ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है। तो अपन लिख सकते हैं क्या, अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो बायां पक्ष है वो किसके बराबर आ रहा है, दायां पक्ष के बराबर आ रहा है। यानी बायां पक्ष पे अपना क्या आ रहा था, 4 आ रहा था, और दायां पक्ष पे अपना कितना आ रहा है, 4। तो ये अपने समीकरण की जांच हो चुकी है। अपन ने जो उत्तर निकाला था वो उत्तर अपना क्या था, एकदम सही था। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम अगले भाग में पढ़ेंगे। अगले भाग में अपन कुछ और तरीके भी जानेंगे सवालों के, और कुछ इससे कठिन सवाल भी करेंगे। बाकी जितना आज पढ़ा है उससे तुम्हारी 2.1 प्रश्नावली आराम से हो सकती है। तो प्रश्नावली 2.1 को प्रैक्टिस करनी है, उनके क्वेश्चन निकालने। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन नंबर या फ़ोटो डाल सकते हो, ठीक है, या फिर कमेंट्स में भी बता सकते हो। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे, बाकी आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो बने रहिए यूट्यूब चैनल द मैथ कैफ़े पर। और बच्चों इसी चैनल के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम भी बच्चों यही है, द मैथ कैफ़े। तो बच्चों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैंने इस अध्याय की पूरी PDF डाल दी है। वहाँ पे देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो, कोई पर्सन वगैरह है तो वहाँ पे कर सकते हो। और कोई समस्या होती है तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे कमेंट्स कर सकते हो, या फिर वहाँ पे क्वेश्चन डाल सकते हो। जैसे अगली क्लास होगी अपन उस क्वेश्चन को देख लेंगे। और बाकी के भी जैसे आगे के कोई चैप्टर अपन पढ़ेंगे, मैं उसकी PDF भी उस टेलीग्राम ग्रुप में डालता रहूँगा। साथ में जो टेस्ट वगैरह होंगे, जो सॉल्यूशन होगा, या जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, वो सारे PDF मैं उस टेलीग्राम ग्रुप पे डालता रहूँगा। तो बच्चों चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही।